हेलो क्लास 8th वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है आज का हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका बंगाल में व्यापार कैसे स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो हुगली नदी के किनारे पर स्थापित की गई वो कब की गई? 1651 में। दिस वॉज द बेस फ्रॉम which the company's traders known at that time as factors operated। ये जो थी ना वो कंपनी के व्यापार का एक बेस बन गया था, एक आधार बन गया था, जिसे कि किस नाम से जाना जाता था उस समय? फैक्टर्स नाम से जाना जाता था, और यहीं से वो ऑपरेट करती थी वो कंपनी। ठीक है। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। इस फैक्ट्री के पास क्या होता था? यहाँ पे एक गोदाम होता था जहाँ चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट, और इसके अंदर ऑफिसेज भी होते थे जहाँ पे कंपनी के जो ऑफिशियल वर्क्स होता था वो किया जाता था। ठीक है, यानी ऑफिसर्स का सेटलमेंट वहाँ होता था। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, कंपनी ने व्यापारियों को, ट्रेडर्स को ये विश्वास दिलाया कि वो आएँ और फैक्ट्री के नज़दीक ही सेटल हो जाएं। By 1696 it began building a fort around the settlement। 1696 के दौरान इस सेटलमेंट के चारों ओर एक फोर्ट बनाया गया। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages। Then 2 years later, 2 साल बाद इसने क्या किया? इस कंपनी ने मुग़ल ऑफिसर्स को रिश्वत दी into giving the company, यानी कंपनी के अंदर अगर वो आते हैं तो ज़मींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। ठीक है, तो ज़मींदारी के अधिकार के दौरान उन्हें क्या मिलेंगे? 3 गाँव पर, यानी 3 गाँव पर उन्हें अधिकार मिलेगा। वन ऑफ दीज वॉज कैलकटा विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकटा और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे। ठीक है, उनमें से एक कौन सा शहर था? कोलकाता। इट ऑल्सो प्रेसिडेड दैट मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और दूसरा जो मतलब उन्होंने विश्वास दिलाया वो ये था कि मुग़ल एम्परर जो औरंगजेब है वो क्या करे? एक फरमान जारी करे जिसके अंदर वो कंपनी को व्यापार करने की इजाज़त फ्री में दे, यानी उनके ऊपर कोई कर ना लगाया जाए, उन्हें फ्री में ये व्यापार करने की यहाँ पे इजाज़त मिले। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिटिंग प्रिविलेजेस। कंपनी लगातार क्या कोशिश कर रही थी? ज़्यादा से ज़्यादा छूट प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, और चालाकी से वर्तमान सुविधाओं को, यानी सुविधाएं दे देकर चालाकी से वो अपना काम निकाल रही थी। ठीक है, इस तरीके से कंपनी अपना काम निकालती गई। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब का जो फरमान था उसके अनुसार सिर्फ कंपनी को फ्री व्यापार करने की इजाज़त मिली थी। बाय ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। और जो मतलब कंपनी के द्वारा, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी के ऑफिसर्स, वो क्या करते थे? प्राइवेट ट्रेड करते थे। एक साइड से प्राइवेट ट्रेड के ज़रिए वो जो सामान लाते ले जाते थे, उसके लिए एक्सपेक्टेशन यही थी कि उसकी वो क्या करेंगे? ड्यूटी पे करेंगे, यानी उसका कर अदा करेंगे। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे causing an enormous loss of revenue for Bengal। लेकिन उन्होंने उसका भी कर देने से मना कर दिया, और इसका कारण ये हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारा लॉस, बंगाल से जो कर प्राप्त होता था, जो रेवेन्यू आता था, उसमें काफ़ी लॉस हुआ। दिस मेड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान राइज अप इन प्रोटेस्ट, एंड द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लीड बाय मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स, नेवर फोर्ट द बैटल। फिर क्या होता है कि जब बंगाल के सामने बहुत ज़्यादा रिवेन्यू की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो दिस मेड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान राइज अप। तो इस बात से जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शीद कुली खान जो थे, उन्हें वो मतलब प्रोटेस्ट, यानी इसके खिलाफ खड़े हुए।
एंड द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लीड बाय मीर जाफ़र, जो दूसरी फोर्सेस थी नवाब की जो कि मीर जाफ़र लीड कर रहे थे, उसको हरा दिया। वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स नेवर फोट द बैटल, सिराजुद्दौला का एक कमांडर था जिसने युद्ध नहीं लड़ा। Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। जो क्लाइव था उसने खुद को सिक्योर किया ये बताकर कि वो क्या करेगा, हिज सपोर्ट, उसने अपना सपोर्ट दिया और प्रॉमिस किया कि वो नवाब की जगह अब क्या करेगा, सिराजुद्दौला को हटाकर, उनको वहाँ से हटाकर वो उसे नवाब बनाएगा, और इस बात का सहारा लेकर उसने अपने आप को बचा लिया। उसके बाद क्या होता है, द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। प्लासी का जो युद्ध था वो काफ़ी फेमस हुआ क्योंकि ये पहली मेजर विक्ट्री थी, पहली ऐसी जीत थी जो कंपनी ने इंडिया में हासिल की थी। बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच एलीज on 23 June 1757 under the leadership of Robert Clive, which was possible due to the defection of मीर अली खान। जो प्लासी का युद्ध था वो बहुत ही निर्णायक जीत साबित हुई, किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ओवर द नवाब ऑफ बंगाल यानी बंगाल के नवाब के ऊपर, एंड हिज फ्रेंच अलाइज और उनके जो दूसरे फ्रेंच मित्र राष्ट्र थे उनके साथ भी। कब हुआ था ये युद्ध, 23 जून 1757 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लीव की लीडरशिप में हुआ था ये युद्ध, विच वॉज पॉसिबल ड्यू टू द डिफेक्शन ऑफ मीर अली खान, जो मतलब संभव रूप से क्या कर रहे थे, मीर अली खान को डिफेक्ट करने की कोशिश में उन्होंने ये युद्ध स्टार्ट करवाया था अपनी लीडरशिप में। द बैटल हेल्प द कंपनी सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल, इस युद्ध की वजह से कंपनी को हेल्प मिली कि उनका बंगाल पर कंट्रोल हो गया। ओवर दी नेक्स्ट 100 years दे सीज कंट्रोल ऑफ द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड म्यांमार, अगले 100 सालों के दौरान उन्होंने क्या किया, अपना सारा का सारा कंट्रोल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर और म्यांमार पर भी अपना पूरा अस्तित्व कायम कर लिया था। द बैटल टुक प्लेस एट प्लासी, Anglicized version Plassey, on the banks of the Hooghly River about 150 kilometers north of Calcutta and south of Murshidabad, then capital of Bengal, now is Murshidabad district in West Bengal। ठीक है, ये जो बैटल हुआ था ये प्लासी में हुआ था, पहले मतलब ये स्पेल दी और थी, अब वर्जन में न्यू स्पेल है, प्लासी बोलते हैं जिसे। ये हुगली नदी के किनारे पर है, लगभग 150 किलोमीटर दूर है, ये 150 किलोमीटर दूर है कैलकाटा नॉर्थ डायरेक्शन में, कैलकाटा से 150 किलोमीटर दूर है, एंड और साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद, और साउथ में मुर्शिदाबाद है, देन कैपिटल ऑफ बंगाल जो कि बंगाल की कैपिटल थी, नाउ इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, अब जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट बंगाल में आता है। उसके बाद द बेलग्रेंट्स वर द नवाब सिराजुद्दौला द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। जो नवाब कौन थे, ये नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला जो थे नवाब, वो मतलब काफ़ी लड़ाकू जो थे, वर द नवाब सिराजुद्दौला ये लड़ाकू थे। द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब थे, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी। सिराजुद्दौला हैड बिकम द नवाब ऑफ बंगाल द ईयर बिफोर, एक साल पहले ही मतलब नवाब सिराजुद्दौला को क्या बनाया गया था, बंगाल का नवाब बनाया गया था, एंड ही ऑर्डर्ड द इंग्लिश टू स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ देयर फोर्टिफिकेशन, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ेगा, अपना जो वो विस्तार कर रहे हैं ना, किलेबंदी कर रहे हैं, उससे रोकना पड़ेगा। ठीक है, देन Robert Clive bribed Mr. Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab's army, and also promised him to make him Nawab of Bengal। अब रॉबर्ट क्लीव जो थे उन्हें रिश्वत दी गई, ठीक है, उन्हें रिश्वत दी और मीर जाफ़र से कहा, द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी, जो नवाब की आर्मी में कमांडर इन चीफ थे, उनसे प्रॉमिस किया कि वो बंगाल का अगला नवाब उन्हें बनाएंगे। क्लिव डिफीटेड सिराजुद्दौला एट प्लासी इन 1757 एंड कैप्चर्ड कैलकाटा। इसलिए रिश्वत लेकर क्लिव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 में हरा दिया और कैलकाटा पर अपना कब्जा जमा लिया। The British sent reinforcement under Colonel Robert Clive and Admiral Charles Weston from Madras to Bengal and recaptured Calcutta। फिर ब्रिटिश लोगों ने अपनी जो सेना थी, मजबूत सेना थी, उसे भेजा कॉलोनियल
रॉबर्ट क्लीव के पास, ठीक है, एंड एडमिरल चार्ल्स वास्टन फ्रॉम मद्रास टू बंगाल, मद्रास से बंगाल तक इन्होंने इनकी अगुवाई में अपनी सेना भेजी और कैलकाटा को रिकैप्चर कर लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया। क्लीव देन सीज्ड द इनिशिएटिव टू कैप्चर द फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंदेरनगर। उसके बाद में क्लीव ने अपना कब्जा किस पर जमाया, मतलब कैप्चर द फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंदेरनगर, चंदेरनगर का एक फ्रेंच किला था, उस पर अपना उनके नेतृत्व में उस पर अपना कब्जा कर लिया, यानी क्लीव के नेतृत्व में फ्रेंच फोर्ट चंदेरनगर पर अपना कब्जा कर लिया था। देन टेंशंस एंड सस्पिशंस बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश क्लैमिनेटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। जो टेंशंस और जो संदेह है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हो रहा था वो प्लासी के युद्ध में समाप्त हो गया। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द resultant victory of the British East India Company lead to puppet governments instated by them in various states of India। जो प्लासी का युद्ध था उसका जो अंतिम चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जीत हुई, लीड टू पपेट गवर्नमेंट्स, उसने क्या कर दिया था, मतलब गवर्नमेंट की कठपुतली बनाकर रख दिया था देश को, इंस्टेड बाय देम इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इनका मतलब जो अधिकार था वो इंडिया के काफ़ी सारे क्षेत्रों और काफ़ी सारे राज्यों पर हो गया था, ठीक है। तो काफ़ी सारे राज्य की गवर्नमेंट जो क्या हो चुकी थी, इनके हाथ की कठपुतली बन चुकी थी। दिस लीड टू एन अनलीजिंग ऑफ एक्सेसेस, मॉल प्रैक्टिसेस एंड एट्रोसिटीज़ बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्स कलेक्शन। इसकी वजह से क्या होता है कि बंधन मुक्त हो जाते हैं, जो अधिकता हो गई थी जिन चीज़ों की उनको बंधन मुक्त कर दिया गया, दुष्ट आचरण किया गया, क्रूरता की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और टैक्स कलेक्शन के नाम पर, किस नाम पे, टैक्स कलेक्शन के नाम पे, यानी हम टैक्स इकट्ठा करें इस नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी क्रूरता भरा व्यवहार, दुष्ट आचरण कर रही थी लोगों के साथ में, ठीक है। फिर हम अब पढ़ेंगे कार्नेटिक वार के बारे में, ठीक है। There were a series of military conflicts in the middle of the 18th century in India। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत के अंदर काफ़ी मतलब सीरीज़ के अंदर बहुत सारे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हुए, यानी मिलिट्री के बीच में काफ़ी सारे झगड़े युद्ध हुए। द कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व न्यूमेरस नॉमिनली independent rulers and their vassals struggles for succession and territory, and included a diplomatic and military struggle between the French East India Company and the British East India Company, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट्स थे, जो ये लड़ाई झगड़े थे, इसके अंदर बहुत सारे नॉमिनली इंडिपेंडेंट रूलर्स के भी झगड़े शामिल हो चुके थे। भूमि के अधिकार को लेकर स्ट्रगल हो रहा था, सक्सेशन, इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस टेरिटरी पे किसका शासन होगा, इस बारे में काफ़ी सारे झगड़े चल रहे थे। एंड इंक्लूडेड आ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल, और इसके अंदर एक मिलिट्री स्ट्रगल भी चल रहा था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक मिलिट्री स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है, दे वर मेनली फोर्ट विद इन द टेरिटरीज ऑफ मुगल इंडिया विद द असिस्टेंस ऑफ वेरियस फ्रेगमेंटेड पॉलिटीज लॉयल टू द ग्रेट मुगल। उनके बाद में उन्होंने मुख्य रूप से वो लोग किसके लिए लड़े, दे वर मेनली फोर्ट विद इन द टेरिटरीज ऑफ मुगल इंडिया, इंडिया के अंदर मुगल लोगों का जहाँ शासन था, जो उनके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र थे, उनके लिए वो लड़े। मुगल इंडिया विद द असिस्टेंस ऑफ वेरियस फ्रेगमेंट्स, जो अलग अलग टुकड़े थे पॉलिटिक्स के, लॉयल लोगों के, ग्रेट मुगल एम्पायर में अलग अलग टुकड़े थे लोगों के पास, उनकी सहायता लेकर वो मुगल सल्तनत के खिलाफ उन्होंने अपना युद्ध किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मिलिट्री कंटेस्ट्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स डोमिनेंस अमंग द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज विद इन इंडिया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मिलिट्री के अंदर ये होने वाले आपस में झगड़े, इनकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ मिलकर इंडिया के अंदर स्थापित कर लिया था। द फ्रेंच कंपनी वॉज पुश्ड टू अ कॉर्नर एंड वॉज कन्फेन्ड प्राइमरली टू पौंडीचेरी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी जो थी उसे कॉर्नर में धकेल दिया गया और उसे कौन सी जगह मिली, प्राइमरली पौंडीचेरी से उसने अपना कार्य स्टार्ट किया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनेंस इवेंचुअली लीड टू कंट्रोल बाय द ब्रिटिश कंपनी ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया एंड इवेंचुअली टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व था वो लगभग पूरे इंडिया में हो चुका था, ब्रिटिश कंपनी का ऑल ओवर इंडिया पर उनका शासन हो चुका था और इवेंचुअली इस तरीके से ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश हो चुका था इंडिया के अंदर। अब इन द 18th century the coastal Carnatic region was a dependency of हैदराबाद। 18वीं शताब्दी के दौरान जो तटीय कार्नेटिक रीजन था, जो कि हैदराबाद के क्षेत्र में आता था,
3 Carnatic Wars were fought between 1746 and 1763. 3 कार्नेटिक वार्स हुए 1746 और 1763 के बीच में. फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 to 48 had its origin in the British Europe when war broke out between England and France in 1742. पहला जो युद्ध 1746 और 48 के बीच में हुआ, ये मुख्य युद्ध था ब्रिटिश यूरोप के बीच में, जिसने मतलब वार स्टार्ट हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1742 में. द वार इन इंडिया स्टार्टेड वैन नवाब और कार्नेटिक कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स. ये वार कब क्यों हुआ? ये वार तब स्टार्ट हुआ इंडिया में जब कार्नेटिक के जो नवाब थे उन्होंने फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया था, यानी पकड़ लिया था. फ्रेंच रिस्पॉन्स फीड बाय कैप्चरिंग फोर्ट एस.टी. जॉर्ज इन मद्रास. और फ्रेंच लोगों ने इसका रिस्पॉन्स में क्या किया? एस.टी. जॉर्ज का मद्रास के अंदर जो फोर्ट था उसे कैप्चर कर लिया. द फर्स्ट कार्नेटिक वार ऑल्सो कैम टू एन एंड. आखिर में पहले इस वार का अंत भी हुआ. इन द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले 1748 मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लॉइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड. तो इसका अंत कैसे हुआ? एक संधि हुई इनके बीच में 1748 में, जिसके तहत मद्रास किसे लौटा दिया गया? वापस ब्रिटिश लोगों को लौटा दिया गया. एक्सचेंज में, बदले में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रेंच फोर्ट था उसे, लुइसबर्ग का जो फ्रेंच फोर्ट था उसके बदले में, विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड. ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंच लोगों का एक फोर्ट लुइसबर्ग का जो नॉर्थ अमेरिका में था वो पकड़ रखा था, कब्जा कर रखा था उस पर. उन्होंने वो छोड़ दिया और बदले में उन्हें मद्रास का जो फोर्ट था वो मिल गया. ठीक है, इस तरीके से ये संधि हुई इनके बीच में और तब जाके इनके बीच का ये वाद विवाद समाप्त हुआ. इस युद्ध की ये कहानी ख़त्म हुई. उसके बाद में आफ्टर द फर्स्ट कार्नेटिक वार एंडेड अ प्रॉक्सी वार बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंटिन्यूड इन इंडिया. जब पहला कार्नेटिक वार समाप्त हो गया तो दूसरा एक प्रतिनिधि या मुख्तार वार ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कंटिन्यू रहा इंडिया के अंदर. When rulers of both Carnatic and Hyderabad dead, the war of succession that broke out. जब कर्नाटिक और हैदराबाद दोनों के शासक मारे गए तो ये वार जो था ये अपने अंतिम चरण तक पहुंचा एंड ब्रोक आउट, ख़त्म हुआ. ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विद अपोजिट ग्रुप्स. ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे वो अपोजिट ग्रुप्स का समर्थन कर रहे थे. ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट थे बिल्कुल. इन 1751 रॉबर्ट क्लीव लीड ब्रिटिश ट्रूप्स टू कैप्चर आरकोट एंड सक्सेसफुली डिफेंड इट. 1751 में रॉबर्ट क्लीव ने लीड किया ब्रिटिश ट्रूप को और उन्होंने आरकोट को कैप्चर किया और फिर सक्सेसफुली उसे डिफेंड भी किया. द वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइंड इन 1754 विच रिकॉग्नाइज्ड मोहम्मद अली खान वालाजा एज द नवाब ऑफ द कार्नेटिक. ठीक है, बाद में इस युद्ध की समाप्ति भी एक संधि के साथ हुई. जो पौंडीचेरी की संधि हुई थी उसके अंदर 1754 में साइन किए गए और इसमें रिकॉग्नाइज किया गया कि मोहम्मद अली खान को क्या बनाया जाएगा? कार्नेटिक का नवाब बनाया जाएगा. ठीक है, उसके बाद द आउटब्रेक ऑफ 7 years वार बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया लीडिंग टू थर्ड कार्नेटिक वार 1756 to 63. यानी कि 7 साल का आउटब्रेक देने के बाद में फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के बीच में इंडिया के अंदर एक थर्ड कार्नेटिक वार शुरू हुआ 1756 से 63 के बीच में. द वार कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 विच रिटर्न चंदेरनगोर एंड Pondicherry to France and allowed the French to have factories, trading posts in India. ये वार जो था इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि इसमें संधि की गई, पेरिस संधि की गई 1763 में, जिसके अंदर चंदेर जो नगर है वो और पौंडीचेरी किसको सौंपे जाएंगे? फ्रांस को. और फ्रेंच को मतलब फैक्ट्रीज लगाने का या ट्रेडिंग पोस्ट बनाने का इंडिया के अंदर उन्हें आज़ादी दी जाएगी. द फ्रेंच एग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिश client governments, thus ending French ambitions of an Indian empire and making the British the dominant foreign power in India. फ्रेंच लोग ब्रिटिश लोगों के इस क्लाइंट गवर्नमेंट्स के सपोर्ट में एग्री हो गए और अंत में जो फ्रेंच एम्बिशंस थी, फ्रेंच की जो इच्छाएं थी इंडियन एम्पायर में अपना अस्तित्व कायम करने की, वो समाप्त हो गई और ब्रिटिश का डोमिनेंट फॉरेन पावर रही इंडिया के अंदर. ठीक है, भारत में इकलौती ऐसी पावर रही जो ब्रिटिश कंपनी थी, उनकी ही पावर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुई. उसके बाद है बैटल ऑफ बुक्सर.
बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड बाय हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल टिल 1764। जो ये युद्ध हुआ था ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके बीच में? फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांड के अंदर जो फोर्सेज थी उनके, और इसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और इसके अंदर जो आर्मी कंबाइंड की गई थी वो थी मीर कासिम की, जो कि बंगाल के नवाब थे 1764 तक। द नवाब ऑफ अवध कौन थे? सुजाउद्दौला एंड दी मुगल एम्परर शाह आलम। ठीक है, ये जो दो नवाब थे सिराजुद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम। द बैटल वॉज फोर्ट एट बुक्सर, अ स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर अबाउट 130 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ पटना। इट वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द वार वॉज ब्रोट टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो बैटल था, युद्ध था, वो बुक्सार जगह पे हुआ। एक स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन है ये, जो कि बिहार टेरिटरी के अंदर आता है, और ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो 130 किलोमीटर दूर है वेस्ट में पटना में। ठीक है, और ये एक बहुत ही निर्णायक जीत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इस वार का जो अंत है वो इलाहाबाद संधि के साथ में हुआ, जो 1765 में हुई थी। उसके बाद में द ब्रिटिश विक्ट्री ऑफ बुक्सार हैड एट वन फेल स्वूप डिस्पोज्ड ऑफ द 3 मेन सीजन्स ऑफ द मुगल पावर इन अपर इंडिया। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश की जो विक्ट्री हुई है बुक्सार के अंदर, एक ही झटके में उसने मतलब 3 मेन जो युवा वंशज थे मुगल पावर के अपर इंडिया के अंदर, उन्हें खदेड़ दिया। Then मीर कासिम disappeared into an improvised obscurity। जो मीर कासिम थे वो मतलब बिल्कुल कंगाल हो चुके थे और वहाँ से गायब हो चुके थे। शाह आलम realigned himself with the British। शाह आलम ने अपने आप को ब्रिटिश लोगों के साथ मिला लिया। एंड सुजाउद्दौला शाह सुजा फ्लैड वेस्ट होस्टली प्रशुड बाय द विक्टर्स। और वो मतलब उत्तेजना पूर्वक अंत में किसके साथ मिल गए? जो जीतते थे, विजेता थे, उनके साथ मिल गए। द होल गंगाज वैली ले एट द कंपनीज मर्सी। जो पूरी गंगा वैली थी वो अब किसकी दया पर थी? कंपनी की दया पर थी। शाह सूजा इवेंचुअली सरेंडर। शाह सूजा ने क्या कर दिया? अंत में सरेंडर कर दिया। हैंसफोर्थ कंपनी ट्रुप्स बिकेम द पावर ब्रोकर्स थ्रू आउट अवध एज वेल एज बिहार। अब जो कंपनी थी वो पावर ब्रोकर हो चुकी थी, यानी सबकी शक्तियाँ उन्होंने तोड़ दी थी थ्रू आउट पूरे अवध क्षेत्र में और एज वेल एज बिहार में भी। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठास। मराठा का और मैसूर का सम्मेलन, ठीक है, दोनों का मिलना। द 18th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट टर्मोइल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर 18वीं जो शताब्दी थी वो एक बहुत ही हलचल भरा पीरियड रहा। Although the century opened with much of the subcontinent under the control of the Mughal Empire, the death in 1707 of Emperor Aurangzeb resulted in the fracturing of the empire and a struggle among viceroys and other local rulers for territory। जबकि फिर क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे वैसे तो ये सेंचुरी थी, इसकी शुरुआत सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था ये पूरा, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द डेथ इन 1707 ऑफ एम्परर औरंगजेब। और 1707 के अंदर जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये पूरी एम्पायर क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, यानी टूट जाती है, और एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है वायसरायज और दूसरे लोकल रूलर्स के बीच में टेरिटरी को लेकर, यानी अधिकार क्षेत्रों को लेकर। इन द 1740 century and 1750 century, French and British colonial companies became more active in these local conflicts and by the Third Carnatic War। फिर 1740 शताब्दी में और 1750 वाली शताब्दी के अंदर फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनियल जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं लोकल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, क्योंकि यहाँ के राजा खुद आपस में ही लड़ रहे थे और इन लड़ाई झगड़ों की वजह से कंपनी काफ़ी एक्टिव हो जाती है। एंड बाय द थर्ड कर्नेटिक वार, और जो तीसरा कर्नेटिक वार होता है 1757 से 1763, द ब्रिटिश हैड नॉट ओनली गेंड समवॉट सॉलिड फुट होल्ड्स इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, बट दे हैड ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड बट नॉट एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉलोनियल पावर्स। ना सिर्फ ब्रिटिश कंपनी इन वार की वजह से अपने मतलब जो कदम हैं वो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जमा पाती है सॉलिडली, बल्कि बट दे हैड ऑल्सो, लेकिन वो अधिकारहीन भी रहते हैं, बट नॉट एलिमिनेटेड, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जाता, द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉलोनियल पावर्स, जो दूसरी
गत जो मतलब दूसरी ये रहती है ना कॉलोनियल पावर्स, उनको हटाया नहीं जाता, लेकिन उनका असर नहीं रहता फिर, ठीक है, उनकी पावर उनके हाथ में नहीं होती और उन्हें अधिकारहीन कर दिया जाता है। द एंग्लो मैसूर वॉर्स वर अ सीरीज ऑफ वार्स fought in over the last 3 decades of the 18th century between the Kingdom of Mysore on the one hand and the British East India Company, represented chiefly by the Madras Presidency and Maratha Confederacy and the Nizam of Hyderabad on the other। इसमें क्या होता है कि एंग्लो मैसूर जब इनका मतलब मिलन होता है, ये वार होता है, तो इस दौरान ये वार्स की एक सीरीज़ शुरू हो जाती है। इन ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले मतलब 3 दशकों से 18th सेंचुरी के अंदर मैसूर का जो राज्य है एक तरफ, तो उसके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे आज प्रेजेंट में चीफली मद्रास प्रेसिडेंसी माना गया है, मराठास के संगठन होता है, मराठास का संगठन होता है, वो एक तरफ लड़ते हैं और हैदराबाद से निज़ाम दूसरी तरफ, ठीक है। हैदर अली एंड हिज सक्सेसर टिप्पू सुल्तान fought a war on 4 fronts with the British attacking from the west, south and east, while the Marathas and the Nizam's forces attacked from the north। हैदर अली और उनके जो सक्सेसर हैं, जो उत्तराधिकारी हैं टिप्पू सुल्तान, वो युद्ध लड़ते हैं 4 फ्रंट्स, यानी चारों ओर से ब्रिटिश को अटैक करते हैं, वेस्ट से, साउथ से और ईस्ट से, और मराठास और निज़ाम जो है वो अटैक करते हैं नॉर्थ की तरफ से। द 4th war resulted in the overthrow of the house of Hyder Ali and Tippu, who was killed in the final war in 1799 and the dismantlement of Mysore to the benefit of the East India Company, which won and took control of much of India। जो 4th वार होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ द हाउस ऑफ द हैदर अली, और टिप्पू सुल्तान और हैदर अली के जो मतलब घर होता है उसके ऊपर इनका आखिरी 4th वार का असर पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें फाइनल वार में मार दिया जाता है 1799 में, और जो मैसूर के टुकड़े हो जाते हैं, और डेफिनेट बेनिफिट होता है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो जीत जाती है और उसका लगभग पूरे इंडिया पर कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से कहाँ किन किन क्षेत्रों को अपने ही देश के राजाओं के आपस के झगड़ों की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे फ़ायदा होता है, ये चीज़ आपने इसमें देखी। थोड़ा और इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।